Assalamu alaikum dear students. Welcome to the 13th lecture of MDCAT Chemistry. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है that is about evaporation, vapor pressure and boiling point. हम इन physical properties of liquids को डिस्कस करेंगे. So let's start. So सबसे पहले है बेटा evaporation. Evaporation क्या होता है? Spontaneous conversion of liquid into vapors at all temperatures below boiling point. Below boiling point का मतलब कि boiling point पर पहुंचने से पहले पहले हर टेम्परेचर पर लिक्विड का गैस में चेंज होना, बेटा इसको बोलते हैं हम इवापोरेशन. ये नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है कि आपके पास वाटर लिक्विड स्टेट में था, वाटर गैसियस स्टेट में चला गया, 44 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी 1 मोल ऑफ वाटर हो तो उसको बेटा 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए इवापोरेशन के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज 44 किलो जूल पर मोल. डन. बेटा अभी मैंने आपको बताया कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस को इवापोरेशन बोलते हैं. और एट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही आप बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो उस वक्त बोलते हैं बेटा वेपोराइजेशन या बॉइलिंग. डन. क्योंकि किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मैंने इसीलिए अबव बॉइलिंग पॉइंट की बात की. बॉइलिंग पॉइंट पर जाके टेम्परेचर स्टॉप हो जाता अनटिल अनलेस वो सारे का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो. अब नेक्स्ट नीचे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बेटा कि इवापोरेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, खुद ब खुद होता है. कूलिंग प्रोसेस है बेटा, कूलिंग कॉज करता है क्योंकि सरफेस से हाई एनर्जी मालिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं और नीचे जो रह जाते हैं बेटा वो लो एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कम हो जाता है और फिर कूलिंग कॉज होती है. ये ले जी नीचे लिखा है जी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस. बेटा अगेन अभी बताया कि ये सरफेस से होता है, यानी थ्रू आउट द लिक्विड नहीं होता. यहाँ पे समझ लें इस बात को बेटा. ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर पे दो तरह के मालिक्यूल्स हैं, मैं ऐसे उनको ड्रॉ कर देता हूँ. एक ये जो सरफेस पे मौजूद हैं इनको बोलते हैं सरफेस मालिक्यूल्स. एक ये जो बाकी नीचे वाले मालिक्यूल्स मौजूद है जो यहाँ पे मौजूद हैं इनको बोलते हैं बेटा मालिक्यूल्स इन द बल्क. तो इवापोरेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के मालिक्यूल्स की होती है, बल्क में मौजूद मालिक्यूल्स की नहीं होती. इट इज अ सरफेस फिनोमेना. ओनली दोज मालिक्यूल्स विच रिजाइड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इवापोरेट. बेटा हर टेम्परेचर पर कंटिन्यूड रहता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, खुद ब खुद होता रहता है. फिजिकल चेंज है या फिजिकल प्रोसेस है, इससे इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज करता है, रेंडमनेस इन सिस्टम इंक्रीज करती है. इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, रेंडमनेस. तो जब मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं तो दूर दूर जाते हैं, जिससे डिसऑर्डर या रेंडमनेस बढ़ता है. इवापोरेशन के लिए किसी किस्म के कैटालिस्ट की जरूरत नहीं होती, नीड नो कैटालिस्ट. फिर बेटा है अर्थनवेयर वेसल कीप वाटर कूल ड्यू टू इवापोरेशन. अर्थनवेयर वेसल होते हैं ये बेटा मिट्टी वाले जो आपके पास डोले होते हैं जो पुराने जमाने में हुआ करते थे, इनके अंदर अगर पानी रखें तो पानी ठंडा रहता है बेटा. दिस इज बिकॉज कि इनकी जो सरफेस है उसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं बेटा. वो माइक्रोस्कोपिक पोर्स के जरिए प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन होता है और इवापोरेशन की वाटर कूल. इस वजह से पानी जो है होता है बेटा वो अर्थनवेयर वेसल के अंदर ठंडा रहता है. अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि ये जो आपके पास डायग्राम बनाई है, अब मुझे ये समझ आ गई है कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी वक्त लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवापोरेशन है. तो कैसे हो रही है जी ये इवापोरेशन, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास लिक्विड सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स थे, तो बेटा ये सारे के सारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है जो सरफेस पे. पहले की काइनेटिक एनर्जी है फॉर एग्जांपल 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, पांचवें की 5. ये बेटा वैल्यूज नहीं है. काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 3, काइनेटिक एनर्जी 4 की बात करें. बेटा इन सब की काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड करूं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाऊं तो इसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो अब बेटा जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी या क्लोज तरीन होगी उन्हें तो कुछ नहीं होगा, जिनकी कम होगी उन्हें भी कुछ नहीं होगा. लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है वो उस एनर्जी को यूज करेंगे और उस एनर्जी की मदद से क्या करेंगे बेटा, जो लिक्विड सरफेस है उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेंगे और लिक्विड स्टेट से चले जाएंगे गैसियस स्टेट में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवापोरेशन. डन. चैलेंज नेक्स्ट. अब बेटा यहाँ पे मैंने हीटिंग कर्व थोड़ा सा एक बार फिर से ड्रॉ किया है ताकि मैं इस इवापोरेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकूं. यहाँ पे अगर गौर से देखें बेटा
इवापोरेशन, वेपोराइजेशन सब इससे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को पॉइंट ओ मान लेता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को पॉइंट ए मान लेता हूँ। सिमिलरली दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, सी, डी और ये एंड सो ऑन। डी के बाद कंटिन्यू रहेगा, बेशक आप इसको ई मान लें या ना माने, तो बेटा इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज ही होना है, तो आप पॉइंट ना ही लें। अब बेटा देखिए पॉइंट ओ टू ए के अंदर हमारे पास एक सॉलिड था। जैसे ही मैंने सॉलिड को हीट करना शुरू किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम, हीट करने से क्या होगा बेटा, उसकी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है बेटा, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही है। सबसे पहली बात, टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और अगर सॉलिड को देखें तो उसके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी पॉइंट ओ से ए तक जाते हुए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, और थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। डन। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट रही हैं, तभी बेटा वो वाइब्रेशन थोड़ा इधर उधर, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल मोशन शो कर रही है। डन। अब बेटा यहां से जैसे ही पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो आपके पास जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड थी वो सॉलिड थी वो मैक्सिमम हो गई है। अब बेटा जैसे ही आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर शुरू हो जाएगी मेल्टिंग, लिहाजा इस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यहां से आगे आप जितना मर्जी हीट करें तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा जब तक सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं होता। इसी वजह से इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी इस पॉइंट ए पर आपके पास क्या हुआ था, मेल्टिंग स्टार्ट हुई थी, और पॉइंट बी पर मेल्टिंग कंप्लीट हुई है। डन। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेल्टिंग होती रही है, लेकिन ड्यूरिंग मेल्टिंग ना तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, ना तो बेटा टेम्परेचर बढ़ा है। क्या चीज बढ़ी है, जो हीट यूज हुई है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाती रही है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करती रही है और एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करती रही है। पॉइंट ए पर हमारे पास ऑलमोस्ट सारा सॉलिड था, मेल्टिंग स्टार्ट हुई थी। पॉइंट बी पर पहुंचते पहुंचते हमारे पास सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट जो हम मेल्टिंग पॉइंट पर देते थे, इसको हम बोलते थे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच नॉट एफ, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वाटर के लिए, वो होती है, आपने पढ़ी हुई है 6.02 किलो जूल पर मोल, यानी आइस से वाटर बनने के लिए मेल्टिंग पॉइंट पर ये वैल्यू होती है। अब बेटा जैसे ही पॉइंट बी पर पहुंचेगा सारे का सारा लिक्विड बन गया। अब आप मजीद दोबारा से हीट करना शुरू करें। अब बी से सी पर जाते हुए फिर वही होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज। लेकिन वेट, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तो पहले ही मैक्सिमम हो चुकी थी। लिक्विड के पास एक और मोशन आ गई है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉइंट बी पे मिनिमम थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते पॉइंट सी पर जाकर मैक्सिमम हो गई है। यानी अब की बार बी से सी पर जाते हुए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पर बेटा बी से सी तक जाते हुए जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ये लिक्विड को गैस में चेंज कर रही है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा इवापोरेशन। डन। चलो नेक्स्ट, जैसे ही पॉइंट सी पर पहुंचा बेटा हमारे पास बॉइलिंग शुरू हो गई है, यानी हम पहुंच गए हैं बॉइलिंग पॉइंट पर, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सी पे। जैसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे हैं, अगेन हीट करने से लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब बेटा जो लिक्विड चेंज होगा गैस में, इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर सी से डी में वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, अब इसको इवापोरेशन नहीं कहेंगे, इसको बॉइलिंग कहेंगे, इसको वेपोराइजेशन कहेंगे। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन एक ही चीज के दो नाम है। डन। अगेन बेटा टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होगी, सारी की सारी हीट पोटेंशियल एनर्जी सी से डी तक बढ़ाएगी, और उस बेटा जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करेगी, और जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डन। और इसकी वैल्यू होती थी बेटा, आपने पढ़ी हुई है 40.6 किलो जूल वाटर के लिए। डन। अब बेटा जैसे ही पॉइंट डी पर पहुंचा ये सारे का सारा गैस बन चुका है। अब मजीद हीट करेंगे तो बेटा क्या होगा, सिर्फ अगेन आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, टेम्परेचर गैस का बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंड सो ऑन।
इससे हमें बहुत सारी चीजें समझ आ गई हैं। एक तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन समझ आ गई है, एक मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझ आ गई है, एक ये पता चल गया है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग के दौरान लिक्विड का टेम्परेचर या सॉलिड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एक ये पता चल गया है कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या होता है, इवापोरेशन। और एट बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है, वेपोराइजेशन। डन, ये सारी बातें समझ आ गई हैं। चलें जी बुरा, यहाँ पे मैंने कुछ बात लिख दी है, ये इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में फर्क भी लिख दिया है बेटा। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट ऑल टेम्परेचर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन, जबकि वेपोराइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इवापोरेशन को देखें तो ये सरफेस फिनोमेना है, सिर्फ सरफेस पे होता है, जबकि बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होती है बेटा। अब गौर से देखो, जब बॉयल हो रहा होता है बॉइलिंग पॉइंट पर, तो आपने देखा होगा ये इंटीरियर बल्क से भी मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं बबल बनकर, और यहाँ पे आके गैस की फॉग को रिलीज करते हैं, बस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका मतलब है ये थ्रू आउट द बेटा लिक्विड होती है, बल्क पे भी होती है, सरफेस पे भी होती है। लेकिन जो इवापोरेशन है वो सिर्फ सरफेस पे होती है। जब बेटा इवापोरेशन हो रही थी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज लेस देन मैक्सिमम, जबकि वेपोराइजेशन पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज मैक्सिमम। टेम्परेचर बेटा लिक्विड का चेंज डिक्रीज होता है ड्यूरिंग इवापोरेशन और कूलिंग कॉज करता है। और अभी मैंने बताया कि वेपोराइजेशन के दौरान लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता, यानी वेपोराइजेशन कूलिंग कॉज नहीं करती, इवापोरेशन कूलिंग कॉज करती है। और इस अमाउंट ऑफ हीट को जो बेटा जो सारी की सारी हीट लिक्विड को किस में चेंज करती है, गैस में, उसको बोलते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी है 40.6 किलो जूल। डन। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं बेटा। जो बुक पर 3 लिखे थे बेटा मैंने उनको बोल्ड कर दिया, लेकिन और भी बहुत सारे हैं जिनसे बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। पहले है जी, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। दिस इज बिकॉज कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बढ़ता है। तो जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बढ़ता है तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी मोर देन एवरेज है वो भी बढ़ते हैं। इट मीन्स द रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज। डन। तो अगर वाटर है आपके पास 20 डिग्री सी पे और 40 डिग्री सी पे, दो टेम्परेचर पे, मैं कह सकता हूं कि बेटा 40 डिग्री सी पे जो वाटर है उससे इवापोरेशन ज्यादा होगी और 20 डिग्री सी पे जो वाटर है उस पे इवापोरेशन कम होगी। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता बेटा इवन एट एब्सोल्यूट जीरो कि इवापोरेशन हो ही नहीं रही। इवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बेशक हम थ्योरेटिकली एज्यूम करें कि ये एब्सोल्यूट जीरो पे भी होती। डन। नेक्स्ट, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जब आप सरफेस बढ़ाते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद होंगे तो बेटा क्या होगा, वो इवापोरेट भी होंगे। फिर बेटा क्या होगा, आपके पास रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। एज द गोल्डन मैन वन सेड, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। डन। नेक्स्ट, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस। जितना मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी, और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी बेटा इतना रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, यानी लिक्विड को गैस में चेंज करना आसान होगा। नेक्स्ट है बेटा विंड वेलोसिटी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवापोरेशन। जितनी हवा तेज चलेगी तो विंड क्या प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और एनर्जी की वजह से क्या होगा बेटा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। It means the wind velocity is directly proportional to rate of evaporation, and this is why कि जब हम बेटा after taking a bath, जब हम फैन के नीचे बैठते हैं we feel sense of cooling because कि बेटा हमारी बॉडी से हीट वाटर वेपर्स ले चुके होते हैं। जब हम फैन के नीचे बैठते हैं तो बेटा फैन क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको मजीद एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी की सरफेस से इवापोरेट करते हैं विच कॉजेज कूलिंग। डन। नेक्स्ट है, इवापोरेशन इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड पोलर होगा तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। तो सिमिलरली अगर लिक्विड आपके पास पोलैरिटी उसकी कम है तो बेटा उसका रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा हो। नेक्स्ट है बेटा इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल में आप देख लें, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, हीलियम से लेकर बेटा आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन तक, टॉप टू बॉटम, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल या साइज ऑफ मॉलिक्यूल या साइज ऑफ एटम बढ़ता है।
जैसे साइज बढ़ता है तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ती हैं, क्योंकि सारों के अंदर लेंथ एंड डिस्पर्शन फोर्सेस है और वो साइज पे डिपेंड करती है। इट मींस उनके अंदर बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेगी, तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट, इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लिक्विड है बेटा, एक है एथानॉल और दूसरा है वाटर। तो मेरे पास इन दोनों लिक्विड्स को देखो तो बेटा 1 एटीएम पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी और इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 78 डिग्री सी। तो मैं कह सकता हूं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जैसे वाटर, उसका रेट ऑफ इवापोरेशन फॉर एग्जांपल 25 डिग्री पे कम है और 25 डिग्री पे रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ एथानॉल ज्यादा है, क्योंकि बेटा उसके वेपर से ज्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, विच इज बॉइलिंग पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। बेटा हवा में अगर ऑलरेडी वाटर वेपर्स मौजूद हैं तो आप किसी भी लिक्विड को इवापोरेट करेंगे तो वो वेपर्स उसको बेटा जो होंगे, जो ऑलरेडी प्रेजेंट वेपर्स हैं, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, बेटा वो उसको इवापोरेट करने से स्टॉप करेगी। जैसे ऑलरेडी एक जगह बहुत ज्यादा लोग हैं, रश है और आप वहां पे जा रहे हैं ड्राइव करके, तो आप वहां पे बड़ी मुश्किल से जाए, इट मीन्स द रेट ऑफ इवापोरेशन विल फॉल। नेक्स्ट है बेटा जी आपके पास, इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी। कि जब बेटा एटॉमिसिटी कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे उसकी एटॉमिसिटी है। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर बेटा 3 एटम्स हैं तो उसकी एटॉमिसिटी 3 है। ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 के अंदर 24 एटम्स हो गए तो उसकी एटॉमिसिटी 24 है। तो बेटा हम यहाँ पे इसी तरह देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH4 C2H6 C3H8। तो अगर हम ऐसे देखें तो एटॉमिसिटी बढ़ रही है, क्योंकि मीथेन की एटॉमिसिटी है 5, इथेन की है 8, प्रोपेन की है 11। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज में, या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिसिटी भी इंक्रीज हो रही है। जब एटॉमिसिटी बढ़ेगी इट मीन्स द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस विल इंक्रीज एंड दिस विल डिक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। देन तो मतलब है कि रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ मीथेन विल बी मोर देन ईथेन। डन। नेक्स्ट, इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अभी यही बात किया कि जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। दिस इज बिकॉज कि जितनी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जितनी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो बड़ी आसानी से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से भी टूट जाएंगी और बड़ी आसानी से लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बेटा जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है। इट मीन्स कि उसमें से बेटा आप लिक्विड को गैस में चेंज करना आपके लिए मुश्किल है। दैट इज व्हाट इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी रेट ऑफ इवापोरेशन कम, जितनी डेंसिटी कम इतना रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा। नेक्स्ट, इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर। बेटा ये दोनों चीजें सेम है बेटा, ह्यूमिडिटी और एक्सटर्नल प्रेशर। जितना एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ाएंगे इतना रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा बेटा, बिकॉज बाहर वाले मॉलिक्यूल्स जो वेपर्स बन रहे होंगे उन पर फोर्स लगाएंगे ताकि वो वेपर्स ना बन। तो एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन उतना बेटा कम होगा, और जितना कम होगा एक्सटर्नल प्रेशर इतना रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे बेटा एमसीक्यूज इस तरीके से आ सकते हैं, which of the following has highest rate of evaporation, which of the following has the least rate of evaporation at 20 डिग्री C। बेटा आप मुझे बताएं which of the following has highest rate of evaporation। उसमें ये भी होगा कि फॉर एग्जांपल चारों वैल्यूज वाटर की दी है, टेम्परेचर चेंज कर देंगे। फिर बेटा सरफेस एरिया की बेस पे पूछ सकते हैं बेटा कि 2-3 रियल लाइफ सिचुएशन, एक में सरफेस एरिया कप ऑफ टी है, एक बेटा आपके पास बड़ा सारा यूटेंसिल है कोई, वहां से तो हॉट वाटर मौजूद है 50 डिग्री सी पे, तो कहाँ से रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। डन। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन कम। डन। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, लेट से यहाँ पे इसको कंसिडर कर लें, यहाँ पे ये वाला, तो इस कंटेनर को मैंने ऊपर से ये क्लोज कर दिया, यहाँ पे कोई लिक्विड था बेटा,
ये लिक्विड सबसे पहली बात इवापोरेट होगा, ये बात तो हमने अभी देख ली है, ज्यादा इसके बारे में बात करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। जैसे ही ये मालिक्यूल्स ऊपर जाएंगे बेटा, ठंडे होंगे, वापस क्या करेंगे, लिक्विड की सरफेस पे आएंगे, कंडेंस होंगे। एक टाइम आएगा जब बेटा ये जो ऊपर जा रहे हैं इवापोरेशन, जो वापस नीचे आ रहे हैं कंडेंसेशन, इन दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा। उस समय बेटा या उस वक्त जो यहाँ पे वेपर्स मौजूद होंगे, ये लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे बेटा, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड एट सरफेस, at liquid surface when vapors and liquid are in dynamic equilibrium, एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर होगा। तो जो आपके पास प्रेशर, वेपर प्रेशर लगाएंगे लिक्विड की सरफेस पे, उसको बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर। यूनिट्स क्या होते हैं बेटा इसके, मिलीमीटर ऑफ मर्करी या टॉर, वैसे सारे यूनिट्स हो सकते हैं प्रेशर के, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर mm of hg और टॉर। इस डिवाइस से हम मेजर करते हैं बेटा वेपर प्रेशर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत दफा एमसीक्यूज आ चुका है बेटा। बेटा बैरोमीटर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने को यूज होता है, लेकिन इससे हम वेपर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मानोमीटर, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। एक्चुअली मानोमीटर को यूज ही वेपर प्रेशर करने को बेटा क्या करते हैं, मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो आपने अगर गौर से देखना, इस बात को समझें, अगर ऑप्शन के अंदर मानोमीटर नहीं है तो आप बैरोमीटर ले लें। अगर ऑप्शन के अंदर बैरोमीटर और मानोमीटर दोनों हैं और कहीं पे बीटा और चार्ली एल बोथ ए एंड बी इस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, वो वाला ऑप्शन ले लेंगे कि बैरोमीटर भी है मानोमीटर भी है। लेकिन अगर बेटा ऑप्शन के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक है बैरोमीटर, एक है मानोमीटर, एक है स्फिग्नोमानोमीटर, एक है कुछ और मानोमीटर, तो बेटा फिर आप मानोमीटर ही को चूज करें। डन। मैथमेटिकली मानोमीटर के लिए बेटा ये होता है इक्वेशन P इज इक्वल टू पी ए प्लस डेल्टा एच। पहले इसे जो नीचे मेथड दिया मानोमीट्रिक मेथड, उसको समझ लें, फिर आपको चीज समझ आएगी। बेटा ये हमारे पास ये वो लिक्विड सैंपल है, इसको हम एक बेटा ले लेंगे एक फ्लास्क के अंदर और इसको रख देंगे बेटा एक थर्मोस्टेट के अंदर। थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेटा कांस्टेंट हीटिंग करता है, यूनिफॉर्म हीटिंग करता है लिक्विड को, तो और उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। तो बेटा उसको कैसे लिए, इसको कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ, नीचे लिखा भी हुआ है। अब बेटा और से देखें तो जब इसको हीट करेगा तो फिर इसके वेपर्स बनेंगे और वो वेपर प्रेशर मेजर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने करना है क्या कि ये वाला जो बेटा है इसको क्लोज कर देंगे, यानी इसको बंद कर देंगे। जैसे ही इस कॉर्क को बंद करेंगे और ये वाला कॉर्क ओपन कर देंगे बेटा, इसको अलाउ करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हम ये इसको जोड़ा हुआ है हमने वैक्यूम पंप से, तो वैक्यूम पंप लगाएंगे तो यहाँ पे मौजूद जो एयर है वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, सक करके बाहर ले जाए। जैसे ही एयर बाहर चली जाएगी हम इस लिक्विड को निकालेंगे, इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोबारा वेपर पे क्या लगाएंगे बेटा, वैक्यूम पंप लगाएंगे, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर बेटा, ताकि किसी किस्म की अगर उसके अंदर ट्रैप्ड भी आपके पास क्या है लिक्विड के अंदर या उसकी सॉलिड फॉर्म के अंदर या कहीं क्रिस्टल के अंदर कोई ट्रैप्ड गैस भी मौजूद है तो वो भी निकल जाए। यानी ये प्रोसेस उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पर ये वाला जो वेपर है ये बिल्कुल कम ना हो जाए या खत्म ना हो जाए। खत्म तो नहीं होंगे इसलिए, बहुत कम ना हो जाए। फिर जब बेटा हम वैक्यूम पंप वाला काम कर चुके होंगे, फिर ये वाला कॉर्क हम बंद कर देंगे और इस कॉर्क को हम ओपन कर देंगे, दूसरे जिसको मैं ये मिटा रहा हूँ रेड, इसको ओपन कर देंगे। जब इसको ओपन करेंगे बेटा तो अब इसको हीट करो, वेपर्स बनेंगे, वो उस साइड तो जा नहीं सकते, ये इधर आएंगे और ये आके बेटा ये जो मरकरी है इसकी सरफेस पे एक प्रेशर लगाएंगे। जितना ये प्रेशर लगाएंगे इतना मरकरी का लेवल ऊपर चला जाएगा। डन। हमें पता है पहले मरकरी फॉर एग्जांपल इधर था, बाद में इधर चला गया। सो दिस इज व्हाट, इन दोनों के बीच में ये था H1, ये था H2, तो H2 माइनस H1 इज डेल्टा H। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, वेपर प्रेशर P इज इक्वल टू यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा H। बेटा चूंकि ये जैसे ही ऊपर जा रहा है ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वापस भी इसको प्रेस कर रहा है, तो उसको ऐड कर लेंगे इसके अंदर डेल्टा H के अंदर, तो हमारे पास वेपर प्रेशर आ जाए। यहाँ पे मैंने लिखा है जी P इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट 1 atm, PA is atmospheric pressure and delta H is equal to H2 minus H1, which is difference in level of mercury. Done. This is the manometric method to measure the vapor pressure of a liquid. बेटा यहाँ पे एक MCQ जो वो बेहद दफा पूछा जा चुका है,
वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज, एक है बेटा सरफेस एरिया, सिर्फ आप कहेंगे इवापोरेशन डिपेंड करता है, अभी बताता हूं लेकिन फिलहाल समझो। दूसरा है बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता, ज्यादा हो या कम हो वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं करता। तीसरा साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता कि किस कंटेनर में है, छोटे में है या बड़े में। वेपर प्रेशर इन तीनों चीजों से उसका कोई लेना देना। नो डाउट बेटा वेपर, हम जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है, ये मैंने बताया था। ये लो बेटा, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगी, तो वैसे वैसे तो बेटा कंडेंसेशन भी बढ़ेगी। डन। वो जो वेपर प्रेशर लगाएंगे, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो बेटा प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर पर यूनिट एरिया, फिर भी बेटा क्या हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा, क्योंकि एरिया भी बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसका मतलब है कि सरफेस एरिया पे आपका वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, ना ही वो बेटा वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू में कोई चेंज आ जाए, या कोई साइज ऑफ कंटेनर छोटा है बड़ा है उससे वेपर प्रेशर की वैल्यू में कोई चेंज आएगा। इन तीनों चीजों पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। डन। नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा ये लिख भी लिया है मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, अभी बताया बेटा सरफेस एरिया पे तो नहीं करता, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे भी नहीं करता, हाँ बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे डिपेंड करता है, कि जैसे बेटा वेपर प्रेशर बेटा अगर किसी लिक्विड का ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और अगर बेटा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, कम है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। और अभी हम इसको आगे बड़ी डिटेल से इस पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव वेपर प्रेशर पी ए एंड पी बी रिस्पेक्टिवली। अगर पी ए का वेपर प्रेशर बी से ज्यादा है, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, तो कौन सा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है बेटा वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो कौन सा ज्यादा वोलेटाइल हो गया फिर बेटा, पी ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो बेटा लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपने पढ़ा था वो 3 तरह की होती हैं, एक होती है एडिटिव प्रॉपर्टीज, दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज, और तीसरी होती है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जब बेटा जो मैस पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपके पास वॉल्यूम है, जैसे आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे आपके पास प्रेशर है, इस तरह की जो चीजें हैं जो बेटा इस इन पे डिपेंड करता है। दैट इज, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आप कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाएंगे तो एडिटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। एक पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मैस कम होगा, मैस कम होगा, 2 का उससे ज्यादा, 3 का उससे ज्यादा, एक का वॉल्यूम कम, 2 का उससे ज्यादा, 3 का उससे ज्यादा। सिमिलरली बेटा इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे आपके पास है सरफेस टेंशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। विस्कोसिटी होगी। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास तीसरी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो सोल्यूशन में हमने पढ़ी थी, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। वो 4 थी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ओस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा अगर गौर से देखो तो सरफेस टेंशन तो अभी हमने बताया कॉन्स्टिट्यूटिव हो गई, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कॉन्स्टिट्यूटिव होगी, ओस्मोटिक प्रेशर बेटा कोलिगेटिव हो गई। तो डाइपोल मूवमेंट बेटा सिंपल डाइपोल मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल तो आपके पास तो एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ये लो ए बी, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होती है बेटा, हम कैसे इंडिकेट करते हैं उसको, कि एक वेक्टर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इधर है, एक इधर है ये, तो बेटा टोटल डाइपोल मूवमेंट विल बी द वेक्टर सम। इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइपोल मूवमेंट एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एडिशन पे डिपेंड करती है, सिंपल एडिशन से बनती है। डन। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला बेटा जो फैक्टर है डेट इज टेम्परेचर। बेटा अगर आप टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, यानी टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या इसकी वजह क्या है बेटा, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और इसके बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है। और जैसे जैसे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा,
जितने वेपर से ज्यादा बनेंगे इतना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, इट मीन्स कि आपके पास वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। डन। जैसे जैसे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है। एग्जाम्पल देखें बेटा, फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए 0 डिग्री सी पे अगर देखें तो 4.6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है बेटा, यूनिट सबके सेम है। 50 डिग्री पे देखें तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से 92.51, 60 पे देखें तो 149.38, 70 डिग्री पे देखें तो 233.7, 80 डिग्री पे देखें तो 355.1, 85 पे देखें तो 433.6, 90 डिग्री पे देखें तो 525.76, 100 डिग्री पे देखें तो 760। अब बेटा गौर से देखें तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, 760 एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है। इसका मतलब है ये वो है बेटा 100 डिग्री सी वो टेम्परेचर है जिसपे ये वाला जो वेपर प्रेशर 760 की बेटा mmHg की एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बेटा 120 पे क्या हो जाएगा बेटा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं तो 1530। डन। इसी तरह ये बेटा मैंने मैथानॉल के लिए भी वैल्यूज लिखी हैं और एथानॉल के लिए भी लिखी हैं। आप देख सकते हैं इन केसेस में कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल प्रेशर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। डन। इसकी वजह वही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बढ़ती है, और जैसे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बढ़ती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है जो वेपर प्रेशर को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम इस टेबल पर वापस आएंगे जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बेटा ज्यादा होगी इतना वेपर प्रेशर कम होगा, और जितनी कम होगी इतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो बेटा अभी हमने पीछे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का टॉपिक पढ़ा है, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में यहाँ पे वेपर प्रेशर की भी। तो कुछ मैंने 7-8 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। बेटा ये ऑप्शन पहला जो है ये अल्फा है, दूसरा बीटा, तीसरा चार्ली और चौथा डेल्टा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कहीं पे 2 दे रखे हैं, कहीं पे 3 दे रखे हैं, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कंडीशन। बेटा मुझे बताएं वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जिसका के अंदर बेटा आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी वीक हैं उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा है। तो बेटा अगर आप देखें एथानॉल, तो इसके अंदर बेटा इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ और इसको डी बोल देता हूँ। तो ऑर्डर अगर मैंने लिखना है तो देखो डाई इथाइल ईथर के अंदर होती है बेटा आपके पास, ये इसके अंदर होती है बेटा आपके पास, ये सिंपल है, ये इसके पास होंगी आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद अगर देखें बेटा तो ये बाकी जो तीनों बच गए हैं इन तीनों के पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर गौर से देखें तो मैथानॉल और एथानॉल एल्कोहल्स हैं तो ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है वाटर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज है तो इसके अंदर वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। पहली चीज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन, तो पहले पे बी आया, बी इज लेस देन। फिर क्या आ गया बेटा, एथानॉल और मैथानॉल में डिटरमाइन करो, सबसे कम डाई इथाइल ईथर है हमने बता दिया। एथानॉल और मैथानॉल में डिटरमाइन करें तो मोलेकुलर वेट की बेस पे डिटरमाइन कर लें वेपर प्रेशर, या फिर आप अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस पे देखें तो वहां पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 CH2 ग्रुप है, यानी साथ में इथाइल ग्रुप लगा है। इट मीन्स कि एथानॉल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, मैथानॉल के अंदर कम होंगी, इसीलिए एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, मैथानॉल का कम होता है। तो इट मीन्स कि एथानॉल का बेटा क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर ए आएगा और इसी तरह फिर बेटा डी आएगा और सबसे क्या होगा सी, यानी सी का सबसे ज्यादा है। ऐसे भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, किसी भी सेंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें बेटा पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, एटॉमिसिटी की बेस पे होगा, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7 और ऑक्टेन में 8। तो जैसे जैसे बेटा एटॉमिसिटी बढ़ती है अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी पेंटेन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा बेटा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर हेक्सेन का, फिर हेप्टेन का और फिर ऑक्टेन। डन। नेक्स्ट है बेटा मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड है आपके पास, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे, और बेटा ये था मैलिक एसिड था सिस, ये वाला, और इसी का ट्रांस था बेटा आपके पास फ्यूमेरिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एक साइड पे लगता था, दूसरा कार्बोक्सिलिक दूसरी साइड पे लगता था। अब बेटा यहाँ पे गौर से देखें तो जो सिस है, ये वाला सिस, इसके अंदर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड पे हैं, सॉरी यहाँ पे सी है,
तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे के साथ इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक ही मालिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक तो जिसके अंदर भी इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर भी, दोनों के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन इसके अंदर दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमालिक्यूलर भी है, इंट्रामोलेकुलर भी है। मालिक्यूल के अपने अंदर भी है, किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ भी है। लेकिन जो ये वाला है बेटा ट्रांस वाला, इसके पास सिर्फ इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब है कि जो मैलिक एसिड है उसके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, तो उसका बेटा क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। और फ्यूमेरिक एसिड के अंदर वीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, कम होगा, सॉरी। सो मैलिक एसिड इज लेस देन फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड का वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा, कम होगा, फ्यूमेरिक का ज्यादा होगा। देन नेक्स्ट, सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। बेटा इधर देखें, सिस अगेन वही वाला, ये बगैर देखे ही आप बता सकते हैं, लेकिन चलो ड्रा कर लें यार। आपको पता है सिस क्या होता है, पोलर, और ट्रांस क्या होता है, नॉन पोलर। मालिक्यूल सेम है, ये सिस है, ये पोलर है। पोलर के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ऐड हो रहा होता है। सॉरी, ये ट्रांस है। सिस के अंदर देखें तो डाइपोल मोमेंट सिंपली क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा बेटा, बेटा ये ऐड अप हो जाता है। तो सिस पोलर होता है, ये ट्रांस जो ऊपर वाला लिखा है, सॉरी, ये नॉन पोलर होता है। तो बेटा अब गौर से देखो कि सिस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस पोलर के अंदर स्ट्रॉन्ग, नॉन पोलर के अंदर बेटा वीक। तो इट मीन सिस टू ब्यूटीन के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। चलो नेक्स्ट, ब्यूटेन, ब्यूटानोल, ब्यूटानल और ब्यूटानोइक एसिड, इसको अगेन अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा के ऑप्शंस दे दें बेटा। अगर गौर से देखो बेटा तो इन सब के अंदर बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस डिटरमाइन करो। ब्यूटेन के अंदर होती है बेटा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ब्यूटानोल के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ब्यूटानल के अंदर होती है बेटा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और ब्यूटानोइक एसिड के अंदर भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें तो ब्यूटानोइक एसिड के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, ब्यूटानोल के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी ब्यूटानोइक एसिड के अंदर है। डन। तो अब बेटा गौर से देखो तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर किसमें है, टी डेल्टा के अंदर। इसका मतलब है उसका वेपर प्रेशर सबसे कम, फिर बीटा का उससे थोड़ा ज्यादा, फिर चार्ली का उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा अल्फा का। तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फा अगर ग्रेटर वाली साइड पे लिखूं तो अल्फा इज ग्रेटर देन चार्ली इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन डेल्टा, दिस विल बी ऑर्डर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा इज लेस देन बीटा इज लेस देन चार्ली इज लेस देन अल्फा। नेक्स्ट, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। बेटा एन पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं ऐसे सीधा स्ट्रेट चेन में, ये एक दूसरा एन पेंटेन का मालिक्यूल है, में हाइड्रोजन नहीं डेवलप कर रहा है, लिख रहा। अगर इन दोनों एन पेंटेन के बीच में देखें तो बेटा यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस में डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या है, कांटेक्ट पॉइंट्स क्या हैं, ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बेटा दूसरा देखें मेरे पास आइसोपेंटेन में 2 3 4, सॉरी 4 इधर आएंगे, एक नीचे आ जाएगा दूसरे कार्बन पे। अब की बारी अगर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन देखें तो बेटा कम हो जाएगा, थोड़ी बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस शायद मार्जिन में इधर भी हूं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेटा वो जो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है वो कम हो गई। अगर नियो में देखें बेटा तो बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस की तो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही कम हो गई है। अब यहीं पे है सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस एन पेंटेन, फिर आइसोपेंटेन और सबसे कम नियोपेंटेन। इसका मतलब क्या हुआ कि एन पेंटेन के का जो वेपर प्रेशर है वो सबसे कम होगा, फिर आइसो का, फिर नियो का, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं किससे, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है बेटा बेंजीन और फिनोल। फिनोल में ऊपर बेंजीन पे OH भी लगा होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेटा जो बेंजीन है उसके अंदर ऐसा कोई बेटा नहीं होता, वो नॉन पोलर मालिक्यूल है, तो उसके अंदर LDF होंगी। तो बेटा इसका मतलब है बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा फिनोल से, और बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा फिनोल से। डन, क्योंकि बेंजीन के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हैं और फिनोल में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। डन। नेक्स्ट, बाकी फैक्टर्स भी हैं बेटा, वही वाली बातें लिखी हुई हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बेटा क्या होंगी, कम होंगी। पोलैरिटी ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इससे भी क्या है बेटा, इन दोनों से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिसिटी से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोलैरिटी ऑफ लिक्विड बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, तो मतलब है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी, वेपर प्रेशर कम। एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा, वेपर प्रेशर कम।
सिमिलरली अगर बॉइलिंग पॉइंट, ये बात पहले डिस्कस भी कर चुके हैं बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेटा वेपर प्रेशर ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ज्यादा है या कम है, इस चीज पर डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा। नेक्स्ट है बेटा वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलेकुलर मास। बेटा ये मोलेकुलर मास वाली बात तब लगेगी जब सारे के सारे एल्केन हैं, सारी की सारी एल्कीन्स हैं, सारे के सारे हेलोजेंस हैं, सारे के सारे नोबल गैसेज हैं कि फैमिली के हैं। तो बेटा उस केस में देखेंगे कि जैसे जैसे मोलेकुलर मास बढ़ेगा तो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सबके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज की नेचर एक जैसी है। तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को अगर देखें तो बेटा ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो हवा में देखें तो सी लेवल पर 760 mm ऑफ Hg या 180 m होता है आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल सी लेवल पर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 760 टार हो जाए या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए, जिस भी टेम्परेचर पर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन लाजमी नहीं है कि एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा 760 हो, हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम भी कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा भी सकते हैं। और इसको अभी देखते हैं, पहले थोड़ी सी ये स्लाइड पढ़ लेते हैं फिर टेबल पे जाते हैं, वहां पे मैं आपको डिटेल से कंसेप्ट समझाता हूं। एट बॉइलिंग पॉइंट इफ फर्दर हीट इज गिवन। बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर जब बॉइलिंग हो रही है, अभी मैंने आपको बताया था, ये बात बताई भी थी, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बढ़ेगी, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों क्या हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मैक्सिमम होगी और कांस्टेंट होगी, वो नहीं बढ़ेगी। सॉरी, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कांस्टेंट हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड इंक्रीज होगी, यानी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होंगी बेटा, ब्रेक होंगी। वही वाली बात बेटा बॉइलिंग पे क्या होगी, वेपोराइजेशन पे क्या होगा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होगी और बेटा क्या होगा, लिक्विड गैस के अंदर चेंज। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, और आपकी अपनी अपनी बुक्स में स्पेशली पंजाब बोर्ड के अंदर ये बात लिखी हुई है कि बॉइलिंग नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। जैसे ही आप सप्लाई ऑफ हीट बेटा कम कर देंगे, ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो ब्रेक डाउन हो रही हैं ये खत्म हो जाएंगी। जैसे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बेटा ब्रेक होना खत्म हो जाएंगी, बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी। तो बेटा आपको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट चाहिए इन ऑर्डर टू बॉइल समथिंग। डन। यहाँ पे कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, एसिटिक एसिड का 118, ये 760 पे लिखे हैं बेटा, 180 m पे याद रखिएगा, और डिग्री सेल्सियस में लिखे हुए हैं सारे। वाटर 100, बेंजीन 80.15, फिनोल 78, कार्बन टेट्राक्लोराइड 76 और डाई इथाइल ईथर 84.5। बेटा सारी वैल्यूज तो बेशक ना याद करें, लेकिन कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये चार वैल्यूज आपको, यानी एसिटिक एसिड, वाटर, फिनोल और डाई इथाइल ईथर की वैल्यूज जो टेम्परेचर की हैं, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है 180 m पे, ये आपको आनी चाहिए। डन। वाटर की तो खैर पहले से भी आती ही होगी। अब बेटा मैं थोड़ा सा आपको वापस पीछे लेके चलूंगा ताकि वो आपको समझा सकूं, उसी टेबल पे, यहाँ पे, सॉरी ये वाला टेबल अगर गौर से देखो, मैंने क्या कहा कि अगर बेटा जो आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी आपके पास वेपर प्रेशर 4.6, बेटा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक समय आया, एक टाइम आया कि वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में 760 में बराबर हो गए सी लेवल पे। तो वो समय कौन सा था, 100 डिग्री सी का वाटर के लिए। इट मीन्स कि 100 डिग्री सी का जो टेम्परेचर है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। डन। अब एक और काम करते हैं बेटा, मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये ऐसे कंटेनर लेता हूँ और इस कंटेनर के अंदर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके कर देता हूँ 4.6 mm ऑफ Hg। एक्सटर्नल प्रेशर इतना करते हैं। जैसे ही मैं 0 डिग्री पे सी पे पहुंचूंगा ना, -5, -2, -3 से 0 पे पहुंचूंगा, ये वाटर जो होगा बेटा ये बॉईल करना शुरू कर देगा, क्योंकि बेटा अब इस 0 डिग्री पर ही, क्योंकि 4.6 होगा 0 डिग्री पे, तो वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाए। लेकिन जैसे ही इस बॉइलिंग वाटर के अंदर में हाथ लेके जाऊंगा ना, तो मुझे 0 डिग्री वाली फील ही आएगी, क्योंकि इसके हीट कंटेंट्स उतना ही है। ये नहीं होगा कि मेरा वो पानी खोल रहा है तो मुझे उससे जलना शुरू हो जाएगा। बेटा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हीट बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती। बॉइलिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर है जब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो। क्लियर हो गया। अब मैं एक और काम करता हूँ बेटा, मैं ना ये 60 डिग्री या 70 डिग्री पे किसी वैल्यू में ना, फॉर एग्जांपल 149, तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल प्रेशर को 149 कर देता हूँ। मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाता हूँ 60 डिग्री पे एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे बेटा बराबर।
जब एक्सटर्नल प्रेशर, तो मैं क्या कहूंगा कि ये वाटर 60 डिग्री पे खोलना शुरू करते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर बॉइलिंग वाटर के अंदर हाथ डालूंगा तो मुझे 60 डिग्री वाली फील आएगी, थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, हाथ थोड़ा चलना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 100 डिग्री सी पे बॉइल कराऊंगा तो बेटा ये क्या होगा, 760 एक्सटर्नल प्रेशर पे मैं उसके अंदर हाथ लेके जाऊंगा तो बेटा फिर वापस मैं ये उम्मीद करूंगा कि हड्डियां ही बाहर आएंगी, हाथ वापस पूरे का पूरा सलामत बाहर नहीं आएगा। और अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा के 15-30 डिग्री कर दूं तो बेटा क्या होगा, 120 डिग्री पे जाके बॉईल करेगा। इसका मतलब 120 पे तो हीट टेम्परेचर बहुत ज्यादा। अब मैं अगर उसके अंदर बेटा क्या करूंगा, हाथ डालूंगा ना, तो हाथ जाने की गारंटी है, वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। समझ आ गई ना? तो लिहाजा हर चीज से खेलते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स क्वांटिटी नहीं है। यही आप मेथनॉल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यही आप एथानॉल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेपर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। डन। नेक्स्ट, यहाँ पे गौर से देखें बेटा, वही वाली कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मेरे पास है फॉर एग्जांपल डाई इथाइल ईथर, एथानॉल या इथाइल अल्कोहल और वाटर। बेटा देखो 0 डिग्री सी पे देखो तो सबसे ज्यादा वेपर किसके हैं, वीक फोर्सेस की वजह से डाई इथाइल ईथर के। उससे ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं बेटा एथानॉल में, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं वाटर में, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाली। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता बढ़ते ये 760 है बेटा वेपर प्रेशर। कब हुआ 760 पे, 34.6 डिग्री टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर पे ये बॉईल कर देगा। अब बेटा इस डाई इथाइल ईथर अगर मेरे पास खोल भी रहा हो ना, तो उसके अंदर मैं हाथ डाल दूं, मुझे कोई फीलिंग महसूस नहीं होगी। 34.6 डिग्री वाला टेम्परेचर महसूस होगा यार, नीम गर्म पानी। अब बेटा अगर देखो मेरे पास एथानॉल है, एथानॉल के अंदर बेटा यहां से अगर मैं ऊपर जाता हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, तो बेटा यहां से जाते 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 78.3 डिग्री पे जाके ये बॉईल करेगा। लेकिन अगर मैं बॉइलिंग एथानॉल के अंदर हाथ डाला हूं तो मुझे बहुत कुछ महसूस होगा, क्योंकि टेम्परेचर 78.3 है। अच्छा बेटा ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये ना हो कि कोई पॉइजनस लिक्विड है उसके अंदर आप कहेंगे हाथ डाल दूं, वो नहीं, मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ओके, कीप इन माइंड। तो बेटा ये 78.3 डिग्री पे जाके बॉईल करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से 78.3 पे जाके बराबर। सिमिलरली वाटर के केस में ये 100 डिग्री पे जाके बराबर होंगे। इट मीन कि जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ती जाती हैं, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता बराबर होते हैं वो बढ़ता जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। डन। नेक्स्ट, यही बात यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हुई है बेटा, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड आ रही है कि अगर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास है 489 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी में वैल्यूज गिवन है, सॉरी ये सारी की सारी mm ऑफ Hg या टार में गिवन है। तो बेटा आपके पास जो क्या होगा, ये प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन होगी, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 120 डिग्री सी। क्लियर हो गया? यानी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से 760 से बढ़ा के हम कितना लेके गए, 1489। ये बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री से बढ़ के 120 पे चला गया। यानी ये प्रेशर कुकर के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा ये 120 डिग्री से ही होता है, तो उसके अंदर फिर वेपर प्रेशर कितना होगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, 1489। सी लेवल पर क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी। ये केल्विन में भी वैल्यूज कन्वर्ट करके लिखनी है, 373 आप ऐड करते जाएंगे, सॉरी 273। बेटा अगर आप देखें 700 पे लेके आए, जैसे कि मेरी हिल्स में होता है 700, मेरी थोड़ा सा पीक पे है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आप प्रेशर कम होता है। बेटा ये 98 डिग्री सी पे क्या करेगा, बॉईल करेगा वाटर। सिमिलरली अगर 323 की बात करें एक्सटर्नल प्रेशर की, जो माउंट एवरेस्ट पे होता है बेटा, तो माउंट एवरेस्ट में ये बॉईल करेगा बेटा उसकी पीक पे, माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक पे 69 डिग्री सी पर ही वाटर बॉईल करना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर कम करके 23.7 डिग्री कर दूं ना, तो फिर बेटा ये रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सी पे इतना वेपर प्रेशर होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 25 डिग्री सी पे ही क्या कर जाएगा बेटा, बॉईल कर जाएगा। डन। ये वैल्यूज केल्विन में भी पूछी जा सकती हैं, सो बी अवेयर कि जब भी आपको सेल्सियस पे केल्विन में जाना हो तो 273 ऐड या क्या कर दें, केल्विन से सेंटीग्रेड में बना तो माइनस कर। डन। नेक्स्ट, वैक्यूम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। जब प्रेशर बेटा कम हो
उस वक्त जो डिस्टिलेशन करते हैं उसको बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये बड़ा एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। होता क्या है, डिस्टिलेशन कोई भी डिस्टिलेशन हो, अब गौर से देखो, पहले डिस्टिलेशन को समझो कि हमारे पास एक लिक्विड होता है, हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं और गैस को वापस ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो इस लिक्विड के अंदर इंप्योरिटीज थी शायद वो गैस में कन्वर्ट नहीं होती और वो दोबारा फिर लिक्विड में भी कन्वर्ट नहीं होती। इसका मतलब है जब गैस में नहीं जाएंगी तो लिक्विड में वो तो आएंगी नहीं। तो इट मीन्स कि ये लिक्विड जो था ये इम्प्योर था और ये जो लिक्विड बनाया ये प्योर होगा। डन। ये वो डिस्टिलेशन टैंक के अंदर सारी चीजें होती हैं। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पर ये जो इम्प्योर लिक्विड है इसके बाहर एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दूं तो कम टेम्परेचर पर वो बॉइल करेगा, यानी लिक्विड गैस में चेंज होगा। और फिर बेटा वो कम टेम्परेचर पर जब गैस में चेंज होगा तो उसको वापस लिक्विड में चेंज करके मैं प्यूरिफाई कर सकता हूँ। इस तरह की जो कम प्रेशर पर बेटा जो डिस्टिलेशन होती है ना, ये कम टेम्परेचर पर जाहिर है ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कम लगेगा, हीट भी कम कंज्यूम होगी, तो बेटा उसको मैं क्या कह सकता हूँ, वैक्यूम डिस्टिलेशन, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल प्रेशर क्या किया हुआ था, कम। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि बेटा सबसे पहली बात कि टाइम बच जाता है, हमें ज्यादा देर हीट नहीं करना पड़ता। दूसरी बात फ्यूल बच जाता है क्योंकि हीट ज्यादा नहीं करना पड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा, इट प्रिवेंट्स द डीकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड्स एंड प्यूरिफाई देम। बेटा कोई सेंसिटिव लिक्विड है जो हीट सेंसिटिव है, जो टेम्परेचर ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो हीट ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसको हम प्यूरिफाई भी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेथड यूज किया जाता है। वन ऑफ सच बेटा ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन को अगर देखें बेटा तो इसका जो 1 ATM पे या 760 टावर पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 290 डिग्री सी होता है। लेकिन 290 डिग्री सी पर पहुंचते पहुंचते इसकी इंटरमालिकुलर फोर्सेज तो टूटती है, साथ में इंट्रामोलेकुलर फोर्सेज भी टूट जाती हैं। इसका मतलब है ये 290 डिग्री सी पे क्या हो जाता है बेटा, डिकम्पोज हो जाता है। इसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो भी टूट जाते हैं, इसके बॉन्ड्स भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। इसका मतलब है इसको फिर कैसे करें हम, क्या प्यूरिफाई करें, तो हम क्या करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं बेटा, 760 से 50 टॉर तक कर देते हैं, या 1 ATM से 0.0657 ATM पे कर देते हैं। तो अब इस प्रेशर पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो कम हो गया, 210 हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर कम किया, बॉइलिंग पॉइंट कम। अब इस टेम्परेचर पे यानी 210 डिग्री पे सिर्फ इसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस टूटती हैं, यानी लिक्विड से किस में चेंज होता है, गैस में, तो गैस से फिर लिक्विड में हो सकता है। इट मीन्स कि इसकी प्यूरिफिकेशन पॉसिबल है एट 210, बट 290 डिग्री पे इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के साथ साथ इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस भी टूट जाती हैं और फिर वो डिकम्पोज हो जाती है। डन। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हैं जो जिन बॉइलिंग पॉइंट पर बेटा अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, मेरे पास है वाटर, मेरे पास है एथानॉल। अभी हमने कहा कि बेटा एथानॉल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती है, वाटर के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग। तो इसका मतलब है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एथानॉल। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी, वही है बेटा एटॉमिसिटी। तो अगर देखो आप तो मैं कह सकता हूं कि आर्गन यहाँ पे एटॉमिसिटी के लिए मैं ये ले लेता हूं C8H18 और दूसरा है बेटा C7H16 C6H14। ये तीन है बेटा मेरे पास, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। इन तीनों को अगर मैं देखूं बेटा तो सबसे ज्यादा एटॉमिसिटी किसकी है, ऑक्टेन की। इसका मतलब है इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फिर बेटा हेप्टेन का, और सबसे कम इन तीनों में किसका होगा बेटा, हेक्सेन का होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वही बात है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी, आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, तो उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सिमिलरली पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ाएंगे तो पोलैरिटी ऑफ लिक्विड बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। किसी में नंबर ऑफ पोलर पार्ट्स बढ़ जाते हैं, किसी में एक पोलर पार्ट है, किसी में दो है, किसी में तीन पोलर पार्ट्स हैं। तो जितने जितने किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पोलर पार्ट्स बढ़ते हैं इतना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सोल्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि बेटा अगर हम सॉल्यूट ऐड करें, कोई इंप्योरिटी ऐड करें तो बेटा जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट से बढ़ जाता है, यानी इंप्योरिटीज ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेकुलर वेट। मोलेकुलर वेट वाली बात अगेन वही सेम क्लासेस पे अप्लाई होगी, लेकिन अगर सेम क्लास में आप मोलेकुलर वेट बढ़ाएं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन में नीचे जाते जाएं तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा भी था।
बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, वो एन चेन अभी बताया था, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। डन। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये बेटा ये वाली बात गलत लिखी गई है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये गलत लिखी है। ये ऊपर वाली बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये फिर वही बात, ये रिडेंडेंट हो गई है बेटा, ये ऊपर 9 तक ही थे, यहाँ तक कि आप इसको 10 तक रखें, ये दोनों गलत है। डन। नेक्स्ट, this makes an end to this lecture. If you have any question, you can ask me in comment section. बेटा आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।